थर्ड में आज हम प्लांट नोमेनकल्चर या पादप नामकरण पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, मनुष्य आदिकाल से ही पौधों का उपयोग करता रहा है तथा प्रत्येक देश व जाति के लोगों ने पौधों के नाम अपनी भाषा में रखे हैं। परंतु इस प्रकार के सामान्य क्षेत्रीय नामों या लोकल नाम के आधार पर विश्व के पौधों की पहचान करना कठिन है। इसके अतिरिक्त एक ही पौधे को एक ही देश में विभिन्न भागों में अलग अलग सामान्य नामों से जाना जाता है, अथवा एक ही सामान्य नाम से अनेक पौधे जाने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, आइपोमिया बटाटास नामक पौधे को अंग्रेजी भाषा में स्वीट पोटैटो, जबकि हिंदी व पंजाबी में इसे शकरकंद, बंगाली में मीठा आलू, उड़िया में चीनी आलू, तेलुगु में कंदमूल व मराठी में रतालू कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य पौधा वायोला के 150, वर्बेस्कम के 140 व प्लंटगो के 50 से भी अधिक सामान्य नाम हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी पौधे को क्षेत्रीय नाम के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता है। इस कारण से पौधों को एक ऐसा नाम देना आवश्यक है जिससे विश्व में वैज्ञानिक जगत में किसी भी पौधे को पहचानने में कोई कठिनाई हो। अर्थात हम जानते हैं, एक ही पौधे को अगर हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो उसको अगर अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा तो वैज्ञानिक जो कम्युनिकेशन, यानी एक ही पौधे को हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो भारत में क्या नाम है, अमेरिका में क्या नाम है या बांग्लादेश में क्या नाम है। उसका एक नाम होना चाहिए। अतः पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की पद्धति प्लांट नोमेनकल्चर या पादप नामकरण कहलाती है। प्रथा अनुसार पौधों को सामूहिक नाम दिए जाते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के सभी पौधों को केवल एक ही नाम से जाना जाता है। नामकरण की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति बहुनाम पद्धति थी। इस पद्धति में पौधों के अनेक शब्दों का नाम में अनेक शब्दों का प्रयोग होता था। अतः इस प्रकार के जो नाम थे वो पॉलीमोनियल थे, जो कि संभव नहीं था एक एक पौधे के कई सारे नाम रखे जाए। अतः ये पौधे प्राय के सभी मुख्य गुणों को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए बहुनाम पद्धति में साइडा एक्यूटा का नाम क्राइसोफिलम फोलिस अवेनिस, सफरनी, ग्लोबुलस पैरेलिली स्टाइस, सबट्रैक्स टोमेंटो सेंडिसाइड्स आदि थे। इस प्रकार के लंबे नाम के प्रयोग को व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं था, वह उपयोग में भी नहीं रहे। अतः पौधों को सिस्टमेटिक ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से नाम पद्धति के लिए पौधों को नाम देने की पद्धति का दृढ़नाम पद्धति कहलाती है। अर्थात पौधों को जो नाम देने की पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयास किया उस पद्धति को दृढ़नाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो गैस्पर्ड बोहिन ने अपनी पुस्तक द पिनाक्स 1623 में किया था। परंतु पादप नामकरण की दृढ़नाम पद्धति कैरोनस लीनियस द्वारा 1781 में प्रस्तुत की गई। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्पेसीज प्लांटेरम में इसका डिस्क्रिप्शन किया। इस पद्धति के अनुसार किसी पौधे का नाम दो लेटिन अथवा लेटिनीकृत शब्दों से मिलकर बना होता है। अर्थात पहला जो शब्द होगा वो जेनेरिक नेम होगा या जेनेरिक एपिथेट से बना होता है, अर्थात वंश का नाम, तथा दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट अर्थात जाति का नाम। उदाहरण स्वरूप हम देते हैं, जैसे सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। इसमें जो पहला शब्द है वो ब्रेसिका वंश को प्रदर्शित करता है। दूसरा शब्द कंप्रेस्टिस वो इसकी जाति को प्रकट करता है। वैज्ञानिक जो शब्द हैं या जो साइंटिफिक नेम है वो उनको तिरछे इटैलिक्स में लिखे जाते हैं तथा उसे हाथ से लिखे अथवा टाइप किए गए वैज्ञानिक नामों को रेखांकित भी किया जाता है। वंश का नाम कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट अथवा जाति नाम स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है। एक पौधे का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है जिसे उसका वैद्य नाम कहते हैं। अर्थात जब पौधे के हम केवल दो ही नाम होंगे, जेनेरिक और स्पेसिफिक, तो वर्ड में हम कहीं भी जाएं उसको हमारे ज्ञान के जो कम्युनिकेशन, हम जिस चीज़ पौधे की बात कर रहे हैं वो पौधा विश्व में उसी नाम से एक ही नाम से पुकारा जा रहा है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। लोकल नाम अलग अलग हो सकते हैं। कैरोनस लीनियस द्वारा प्रस्तुत पद्धति नामकरण की सर्वोत्तम पद्धति है। उन्होंने 1751 में अपनी पुस्तक फिलोसोफिया बोटेनिका में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, परंतु पुस्तकों में केवल कुछ ही पौधों का वर्णन है। इस कारण जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों में विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हुई, पादप जगत में उनको उचित वर्गीकरण स्थान दिए गए। इस प्रकार पादपों के विस्तृत नामकरण के नियम न होने के कारण अनेक पौधों नामों में विसंगति भी हुई। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस प्रकार पौधों के नामकरण को लेकर विभिन्न देशों के द्वारा ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति
को आवश्यकता महसूस की गई, जिसे 1813 में अगस्तिन डी कंडोले ने थ्योरी एलिमेंट्री डिला बोटेरिया नामक पुस्तक में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत दिए। इसी तरह 1867 में वर्गीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण है, एल्फोस डी कंडोले ने लोइस डीला नोमेनकल्चर बोटेनिका नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसमें नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए और इसी वर्ष उन्होंने पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें विश्व के अनेक वर्गीकरण शास्त्रियों ने भाग लिया। इस कांग्रेस में उन्होंने केवल पादप नामकरण के कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें कुछ संशोधनों के बाद में स्वीकार कर लिया। ये नियम डी कंडोले के नियम अथवा पेरिस की 1867 की पेरिस कोड कहलाते हैं। इसके पश्चात इस नियमों में हर एक संशोधन किए जाने लगे। पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, जो वर्तमान समय में प्रयोग की जाती है, को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय मानव संघ गठित किया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर थी, जो वर्तमान में सन 2011 के बाद में इसको ICN कर दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स के नाम से पुकारा जाता है वर्तमान में। इस अंतर्राष्ट्रीय जो ICBN थे, इसके कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे। उनके कुछ 6 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। जो ये प्लांट नोमेनकल्चर होगा वो एनिमल नोमेनकल्चर से अलग होगा। किसी भी टैक्सोन का नाम नोमेनकल्चर टाइप में निर्धारित किया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन भी आधारित है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक नियम के आधार पर सर्वप्रथम दिया जाना नाम शुद्ध माना गया है और वैज्ञानिक नाम उनके डेरिवेटिव को ध्यान रखते हुए बना गया। कुछ अपवाद इसमें रिट्रोप्रोसिव होते हैं। इसमें अनेक नियम ICBN में रखे गए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था के द्वारा अनेक प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया गया। जैसे नंबर 1 है रैंक ऑफ टैक्सा, अर्थात हम अगर किसी को क्लासीफाई कर रहे हैं तो जो प्रत्येक जो समूह है क्लासीफाई किसी भी रैंक का, वो टैक्सोन कहलाता है। जाति की आधारभूत जो जाति की कोटि है वो बेसिक है और इस वंश में हम देखते हैं वंश है, जीनस है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन और आगे प्लांट किंगडम में अपेक्षा ये रैंक है। इस प्रकार अनेक जातियाँ व अनेक वंश है। इसी तरह टाइपिफिकेशन, जब हम किसी वंश या किसी डिस्क्रिप्शन अथवा किसी जाति का नाम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो नामकरण प्रारूप है मूल लक्षण जो साथ साथ स्थायी रूप से संबंधित रहता है। अर्थात किसी भी पौधे का अगर हम स्पेसिमेन बनाएंगे तो वास्तविक स्पेसिमेन कौन किया जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आधारित होता है और उसका डुप्लीकेट कौन सा होगा, उसका होमोटाइप कौन है, उसका उसी स्थान से प्राप्त करने वाला दूसरा कौन सा, इस प्रकार कुछ नियम उन्होंने दिए। इसी तरह एक नियम है प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रत्येक वर्ग का केवल एक शुद्ध नाम होता है। यह वह नाम है जो सर्वप्रथम विधि संगत दिया गया है। यह प्राथमिकता का सिद्धांत कहलाता है। कुछ वर्गों को पे ये लागू नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में मान लो वैज्ञानिक हैं, इस विश्व में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार उस पौधे को खोजा या उसका डिस्क्रिप्शन किया, हो सकता है जैसे भारत में है, अमेरिका में एक वैज्ञानिक एक ही पौधे पर काम करे और नया उन्होंने कोई आइडेंटिफाई किया है, तो उस पौधे का जो विधि संबंध जो सबसे पहले जिसने डिस्क्रिप्शन किया या इसने वर्णन किया, वो नाम न्याय संगत या विधि सम्मत मान्य होगा। नेम ऑफ फैमिलीज, इसी प्रकार से ICBN ने कुछ अलग नियम बनाए हैं कि जो फैमिलीज़ हैं उनके नामों के अंत में ACEAE आना चाहिए, तो कई समय से जोड़ा नहीं गया था। ऐसी फैमिली है जैसे पामी को अरेकेसी कहा गया, ग्रेमिनी को पोएसी नाम दिया गया, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी कहा गया, लेगुमिनेसी को फेबेसी के नाम जानते हैं, गुट्टीफेरेसी को क्लूसियसी के नाम से जानते हैं, अम्बेलीफेरी को एपियसी, लेबिएटी को लेमियसी और कंपोजिटी को एस्टेसी नाम से पुकारा जाता है अकॉर्डिंग टू ICBN के अनुसार। इसी तरह कुछ अन्य नियम दिए, वंश का नाम क्या हो, आपका नेम ऑफ स्पेसीज़ का नाम क्या हो, जाति का नाम क्या हो, जाति कैसे हो, आप किस तरह से नाम रख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ खेतीहर नाम है, कुछ वैद्य नाम है और इस ICBN में कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जो दी गई हैं, आप उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कुछ एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो ICBN है उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। जैसे अभी आपको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में कहा कि अगर हम कोई भी किंगडम बनाएं या डिवीज़न बनाएं या सब डिवीज़न बनाएं, क्लास बनाएं या ऑर्डर बनाएं, तो उसके लिए हमें उसका नाम कोष्टक में दर्शाया गया, उदाहरणों को दर्शाया गया है कि अगर हम प्लांट है या वेजिटेबल क्या नाम देंगे। अगर कोई सब डिवीज़न है तो उसको जिम्नोस्पर्म रखेंगे या एंजियोस्पर्म में रखेंगे। इसी तरीके से जैसे फैमिली है तो उसके अंत में क्या आना चाहिए, जीनस है उसके अंत में क्या आना चाहिए, स्पेसीज के अंत में क्या आना चाहिए, ये सब नाम में
दिए गए। इसी तरह टाइपिफिकेशन जो आपको पहले बताया गया है, रूल्स ऑफ प्राथमिकता, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज़, नेम ऑफ फैमिलीज़। इसी तरह कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने बोटेनिकल नेम को अलग अलग डिस्क्राइब किया है। आपको जो समझ में आ रहा है उसी तरीके से आपके लिए इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। बीइंग ए एडवांटेज ऑफ बायोनोमेनोकल्चर भी दिया गया है। जैसे हम जो द्विनाम पद्धति है उसका जो उपयोग कर रहे हैं, द्विनाम पद्धति को जो पहला जो इसका एडवांटेज है, दीज आर स्मॉल एंड क्लियर, यानी कि जो बोटेनिकल नाम है, जो वानस्पतिक नाम है, बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, पहला जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक जाति है। पहला वंश का नाम है, दूसरा जाति का नाम है, तो दोनों नाम स्पष्ट हैं। दूसरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज लैटिन नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड, और पूरे विश्व में ये नाम यानी कि ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। मैनी स्पेसीज बिलोंग टू ए सिंगल जीनस कैन बी नोन, कई जो जातियां हैं, कई जातियां वो एक सिंगल जीनस को रिप्रेजेंटेटिव करती हैं। उसी प्रकार से कुछ मोनोटिपिक भी हो सकते हैं, जातियां भी हो सकते हैं, कुछ जेनेरिक भी हो सकते हैं। दे आर नॉट cumbersome as the old possibly names. 5. By this color of place of species can be identified as Brassica nigra or black mustard from place Siberiana। तो इस प्रकार से जो पादप नामकरण है, हम ये कह सकते हैं कि जो पौधों को वानस्पतिक आधार पर जो नाम दिए गए हैं या पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की जो पद्धति है वो पादप नामकरण कहलाती हैं। और वर्तमान समय में बायोनोमियल नोमेनकल्चर द्विनाम पद्धति है वो इस पे मान्य है। और इसकी जो शुरुआत थी वो गोस्पर्ड बोहिन नामक वैज्ञानिक ने शुरू की थी। उन्होंने पहली बार ये कहा कि पौधों के दो नाम होने चाहिए, पहला वंशीय, दूसरा जातीय। इस पद्धति को कैनोनस लीनियस द्वारा चूँकि जनसाधारण तक पहुँचाया गया, जन मानव तक पहुंचाया गया, इस कारण से उन्होंने अपनी किताब 1751 द स्पीशीज प्लांटेरम और फिलोसफी ऑफ बोटेनिका में कुछ उदाहरणों से इसका उपयोग किया, जो उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि द्विनाम पद्धति का नामकरण उन्होंने किया था।